ग्रे बताते हैं कि उस आदमी ने किंग ब्रू परिवार के साथ जो किया उसके बाद सीमा पर दबाव बढ़ गया। नायक लड़के से व्यापारियों को यह घोषणा करने के लिए कहता है कि सामान्य से 10 गुना अधिक दरों पर एक जहाज उपलब्ध है। उसका साथी पूछता है कि जब वह उस गाइड को पालेगा तो वह क्या करेगा, यह सोचकर कि क्या ताहेल उसके साथ जाना चाहेगा। अपने चाकुओं को वापस चादरों में रखते हुए वह कहता है कि वह उसे मार डालेगा। उस दिन वह लगभग मर ही गया था क्योंकि किसी ने उसकी जानकारी लीक कर दी थी। केवल एक ही व्यक्ति जानता था कि वह कहां था, वह था पिल्जोन। नायक ठंडे स्वर में कहता है कि गद्दारों को मरना ही चाहिए। बाद में एक चर्च में वह स्वीकार करता है कि उसे परवाह नहीं है कि वह उसका पुराना दोस्त है या नहीं। एक नकाबपोश व्यक्ति चैपल में प्रवेश करता है। कन्फेशनल के पास पहुंचकर वह आदमी पादरी को बुलाता है और पूछता है कि क्या वे बात कर सकते हैं। एक खास वाक्य का इस्तेमाल करते हुए दोनों अपनी अपनी चक्की में पानी भरते हैं। पिल्जोन ने शिकायत की कि वह जगह कितनी घुटन भरी है और सवाल किया कि वे पवित्र स्थान पर क्यों मिल रहे हैं। वह कहता है, ऐसा लग सकता है कि ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी वह एक कट्टर कैथोलिक है। हालांकि तथाकथित पादरी केवल यह पूछता है कि पैसा कहां है। मुखबिर पैसे के लिए अपने बैग में हाथ डालता है। 100 मिलियन एक दिखाते हुए आदमी कहता है कि इसे $10,000 में बदलना अधिक लाभदायक होता। विषय बदलते हुए पिल्जक कहता है कि उसे कुछ जानना है। आखिरकार देश उसके जैसे धोखेबाजों से भरा पड़ा है, इसलिए वह पादरी पर भरोसा नहीं कर सकता। ग्रे चेतावनी देता है कि बाहर बहुत से लोग हैं। अचानक मिल्ली के हथियार पकड़े हुए कई लोग प्रवेश करते हैं। वह आदमी कहता है, यह बहुत अजीब है कि कोई व्यक्ति एक जहाज पाने में कामयाब रहा जिसे वह, एक व्यक्ति जो सूचना के साथ काम करता है, भी नहीं पा सका, दावा करते हुए कि उस कार्य में नियम स्पष्ट हैं। अगर कोई झूठ बोलता है तो उसे अपनी जान से भुगतान करना होगा। यह स्वीकार करते हुए कि नायक को अपने कार्यों के परिणामों का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए। लेकिन आदमी को चौंकाते हुए टीए कहता है कि वह शायद ही विश्वास कर सकता है कि वह अपने ही दोस्त की आवाज को नहीं पहचान पाएगा। पिल्जोन को विश्वास नहीं हो रहा है कि वह क्या सुन रहा है। कह रहा है कि उन्होंने उसे आश्वासन दिया था कि उन्होंने उसे मार दिया है। आदमी को जल्दी से एहसास होता है कि बात करने का कोई मतलब नहीं है। फिर भी वह दावा करता है कि वह मूर्ख था और जैसे ही उसने देखा कि पासवर्ड एक इतालवी अभिव्यक्ति थी, उसे कुछ संदेह होना चाहिए था। खुद को समझाने की कोशिश करते हुए उसका दोस्त कहता है कि उसने जुए के कारण सब कुछ खो दिया, कोरिया में समाप्त हो गया और शिंगू के कैसीनो में भारी कर्ज लिया। जैसे ही वह अपने हथियार के लिए पहुंचता है, पिलग्रिम उसे समझाने की कोशिश करता है कि अगर उसे पता होता कि वे उसे मारने की कोशिश करेंगे तो वह कुछ नहीं कहता। लेकिन इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, कबूलनामे की दीवार से घुस जाता है और उसके गले में ब्लेड घुसा देता है। वह अपनी गर्दन में खून बहने से रोकने की कोशिश में घबरा जाता है। बाहर मौजूद लोग पूछते हैं कि क्या हो रहा है। नायक की शर्ट के बटन पर लगे कैमरे से आदमी के शरीर और फैले हुए खून को देखना संभव था। जाहिर है ग्रे भयभीत है, अपनी सारी चोटों के बावजूद, जो इतनी ज्यादा है कि ज्यादातर लोग मुश्किल से चल पाते हैं। ताहा अभी भी लड़ने जा रहा था। बूथ से बाहर निकलते हुए नायक कहता है कि पिल्जोन ने निश्चित रूप से उन्हें संघर्ष से बचने के लिए आग्नेयास्त्र नहीं लाने का आदेश दिया था। मनोरोगी सभी को शुरू करने से पहले प्रार्थना करने के लिए कहता है, उनसे भगवान को सूचित करने के लिए कहता है कि वे जल्द ही उसके साथ होंगे। ये कहते हुए कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे किराए के हाथ हैं या उसके दोस्त के अधीनस्थ हैं। ग्रे को समझ नहीं आ रहा था कि वह ये सब देखकर क्या करे। नायक कहता है कि सिर्फ ये तथ्य कि वे बल्ले और चाकुओं से लैस हैं, उसके लिए उन्हें अपनी जान के लिए खतरा मानने के लिए काफी है। ऐसे में उसके पास पीछे हटने का कोई कारण नहीं है। वे पूछते हैं कि वह लड़का टूटे हाथ के साथ क्या कर सकता है। उनमें से एक ने हमला करने का प्रयास किया और कहा कि जाहिर तौर पर इकबालिया बयान में पैसे हैं। नायक बस उन्हें मारने की तैयारी करता है। लड़का स्वीकार करता है कि हत्यारे का टूटा हुआ हाथ ही एकमात्र समस्या नहीं है, क्योंकि उसकी पसलियां टूटी हुई हैं और गोली लगने के घाव हैं। हालांकि वह हमले से बचते हुए सहजता से आगे बढ़ता है और एक ही झटके में अपने प्रतिद्वंद्वी की गर्दन के पिछले हिस्से में वार कर देता है। अगले पर हमला करने के लिए पहले से ही तैयारी चल रही है। फिर से वह उस आदमी का गला काटते हुए वार को चकमा देता है। जल्दी से वह एक और आदमी की गर्दन में खंजर फेंकता है। उनमें से एक उसे चाकू मारने की कोशिश करता है। हालांकि जॉन विक दुश्मन को स्थिर करने के लिए गोफन का इस्तेमाल करता है। एक झटके में वह अपने दूसरे हाथ से कोहनी से वार करता है। इसके साथ ही ताहा ने एक पल में उन सभी को हरा दिया जो उसके पास आए थे। वह बताते हैं कि जब कोई शुरुआत में बढ़त हासिल कर लेता है
तो विरोधियों के लिए अपना संयम बनाए रखना मुश्किल होता है। उनकी आंखों के सामने लहराते हुए इतने सारे पैसे को देखते हुए यह स्पष्ट था कि एड्रेनालाइन हावी हो जाएगा। फिर भी उनमें से यह अभी भी कोई और था। किसी के पास कुछ ऐसा था जो उसके पास नहीं होना चाहिए था। लेकिन उनमें से कुछ लोग उस पर हमला करते हैं। नायक एक सरल कदम आगे बढ़ाता है और ऐसा करते हुए सभी की आंखों के सामने गायब हो जाता है। अपनी गति का उपयोग करते हुए वह पुरुषों से आगे निकल जाता है। जाहिर है उसका लक्ष्य उसे सबसे अधिक चोट पहुंचाने में सक्षम व्यक्ति को खत्म करना था। उन दोनों ने जो उस पर हमला करने के लिए कदम बढ़ाया था वे पूरी तरह से भ्रमित हैं। यहां तक कि ग्रे भी समझ नहीं पाता कि अभी क्या हुआ। इसके साथ ही उसके भागने के बाद हथियार जमीन पर गिर जाता है। वह शांति से दूसरों की ओर मुड़ना शुरू करता है, पूछता है कि अगला कौन है। इतनी अराजकता के बावजूद चर्च के बाहर कोई असर नहीं हुआ। पार्किंग में उस समय केवल एक कार खड़ी थी। ग्रेव अंदर से विश्वास नहीं कर पा रहा है कि उसने अभी क्या देखा था। मान लीजिए कि वह आदमी इंसान भी नहीं लगता, क्योंकि एक जख्मी शरीर के साथ भी उसने यह सब किया। अचानक ताहा ने लड़के को आवाज दी और पूछा कि क्या वह उसे सुन सकता है। नायक ने लड़के से कहा कि वह कन्फेशनल में जाए और पैसे का एक बैग ले आए, क्योंकि अब उसके पास इसके लिए ताकत नहीं है। डरे हुए लड़के ने पूछा वह किस बारे में बात कर रहा है, लेकिन आदमी ने कहा कि वह जानता है कि वह इस इलाके में है। आखिरकार उसने उसे उन लोगों के बारे में चेतावनी दी थी, इससे पहले कि वे दिखाई दें। ग्रे को नहीं पता कि उस स्थिति में क्या कहना है। थोड़ा नर्वस होने के बावजूद वह बस मिशन को स्वीकार करता है। इसलिए लड़का वाहन से बाहर निकलता है और चर्च की ओर जाता है। इसके साथ ही लड़का दरवाजे तक जाता है। थोड़ा हिचकिचाते हुए वह दरवाजे खोलता है। उसके सामने चर्च पूरी तरह से खून और शवों से सना हुआ था। एक बेंच पर नायक बैठा था। वह कहता है कि वह वहां और भी अधिक घबराया हुआ है। ग्रे चलना शुरू करता है। बूथ पर पहुंचकर वह नायक के पूर्व मित्र का शव देखता है। आखिरकार उसे थोड़ा बीमार महसूस हो रहा है। हर जगह लाशें बिखरी हुई थीं। लड़का कहता है कि उसने एक टैक्सी बुलाई है जो अगले 10 मिनट में आ जाएगी। हालांकि अपने साथी को देखकर लड़के को एहसास होता है कि ताहा की हालत वाकई बहुत खराब है। वह पूछता है कि उसे क्या हुआ है और कहता है कि वह यांग सुक को फोन करके उनके लिए कुछ दवा तैयार करने के लिए कहेगा। लेकिन पागल आदमी उसके फोन पर वार करता है। उस पल ग्रे डर के मारे जम जाता है। दस्ताने उतारते हुए नायक कहता है कि जब वह उठा तो उसके कपड़े और फोन बदल चुके थे। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि उसके दस्ताने अभी भी उसके हाथों में थे। जाहिर है लड़का बिना कुछ कहे बस सुनता है। ताना के हाथ पर सोलेनो परिवार का निशान बना हुआ था। लड़के को देखते हुए आदमी दावा करता है कि वह जानता है कि वह किससे निपट रहा है। ग्रे सिर्फ अपना नाम, अपने पिता का नाम और ये तथ्य बताते हुए अपना सिर हिलाता है कि वह चीनू समूह के दिवंगत अध्यक्ष का पोता है। वह इतालवी सोलेनो माफिया का एकमात्र एशियाई सदस्य है जिसकी उम्र 20 से 30 साल के बीच है और उसके सिर पर 5.5 बिलियन का इनाम है। लड़का इस बात पर जोर देता है कि वह किसी के खिलाफ साजिश नहीं कर रहा था। उसने कहा कि महिला को भी नहीं पता। उसने दावा किया कि उसे बस उसकी मदद चाहिए। ताहा पूछता है कि क्या वह राशि उसके जीवन को खोने या उसके सिर के लिए इनाम पाने के जोखिम से अधिक मूल्यवान है। ग्रे ये कहने की कोशिश करता है कि वह और उसकी दत्तक मां छुपकर रहने का कारण चियानु है। लेकिन नायक उसे रोकते हुए उसे आश्वस्त करता है कि सबसे अच्छा विकल्प यह होता कि उसे ये सब सहने के बजाय चियांग गु को सौंप दिया जाता। उन्होंने पहले हुई बातचीत को याद किया जब उस बच्चे ने कहा था कि वह सबसे कम उम्र का ब्रोकर बनकर पुरस्कार जीतना चाहता है। उन्होंने देखा कि उसके पास बहुत कुछ करने की क्षमता होने और इस क्षेत्र में शामिल होने के बावजूद उसका करियर स्थिर था, जो कि व्यवसाय में कोई भी नहीं करता। इसका कारण उसके पास अनुभव की कमी है। यही कारण है कि शीर्ष मुखबिर आमतौर पर वृद्ध होते हैं। इसके साथ ही वह पूछता है कि क्या ग्रे एक बहुत बड़े क्षेत्र में कदम रखना चाहता है। थोड़ी देर बाद एक बड़ी आधुनिक इमारत में 2 लोग गलियारे से नीचे जा रहे थे, जबकि उनमें से एक ने दूसरे से कहा कि वह केवल वही उत्तर दे जो सीधे पूछा गया था। विमन परेशान हो जाता है और आश्वासन देता है कि वह कभी भी ऐसा कुछ नहीं कहेगा जिससे ओजांग को नुकसान हो। उसका साथी कहता है कि गिरोह के लोग ठीक से बात करने के लिए जाने जाते नहीं हैं। चिढ़ने पर भी वह व्यक्ति इस बात से इनकार नहीं कर सकता। दोनों अंदर जाते हैं और वह व्यक्ति उस व्यक्ति को इंतजार करवाने के लिए माफी मांगता है। चैपल में वापस आकर टिट लड़के के काम की प्रशंसा करता है, कहता है कि वह एक एहसान पूरा करेगा, लेकिन साथ ही चाहता है कि वे बाद में साथ मिलकर काम करें। वह कहता है कि ग्रे अपनी जान जोखिम में डालेगा और अगर वह पकड़ा गया तो उसकी मौत आसान नहीं होगी। हालांकि अगर वे साथ मिलकर काम करें तो वह सर्वश्रेष्ठ बन सकता है।
नायक कहता है कि यह एक वादा है। आखिरकार वह चियांग गू को हमेशा के लिए कुचल देगा। ओजांग के नेता ने स्वीकार किया कि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि वे इतनी जल्दी फोन करेंगे। आखिरकार वे समझते हैं कि चोंग अपने रिश्तेदारों के अंतिम संस्कार में व्यस्त होगा। वे पुष्टि करते हैं कि संपर्क करने से पहले वह कहीं नहीं गया होगा, लेकिन वह आदमी अपना हाथ उठाता है, उन्हें चुप रहने का संकेत देता है। दोनों को डर है कि क्या हो सकता है। अजीब आदमी हाथ से थोड़ा इशारा करता है, चुप रहने के लिए कहता है। इसके साथ ही वह अपना सिर हिलाकर सकारात्मक रूप से हिलाना शुरू कर देता है। एक तरह का स्पीकर संगीत बजाना शुरू कर देता है। वह अपनी मुट्ठी बांधकर एक तरह का प्रतिरोध मुद्रा बनाता है। ओजोंग गिरोह के 2 सदस्य समझ नहीं पाते कि इसका क्या मतलब है। फिर भी कोई ताली बजाना शुरू कर देता है। ह्यूमन के साथ आए व्यक्ति ने कहा कि यह शर्म की बात है कि वे ठीक उस समय पहुंचे जब प्रदर्शन समाप्त होने वाला था। शांग ने पूछा कि क्या वह उस टुकड़े को जानता है। आदमी ने उसका सही नाम बताया, लेकिन ध्यान दिया कि रचना असंगत लग रही थी, यह मानते हुए कि शायद यह उसके प्रदर्शन के कारण था। यह स्पष्ट रूप से पागल को पसंद नहीं आया। उसने अपने अंगरक्षक को इसे बंद करने का आदेश दिया। जब डीन उसके कान खोलती है तो आदमी कहता है कि यह 6ठी कक्षा की पियानो प्रतियोगिता थी, यह मानते हुए कि उसने फिर कभी अभ्यास नहीं किया। इसके अलावा उस दिन उसे देखने गए सभी रिश्तेदार अब मर चुके हैं। आदमी पूछता है कि क्या उन्हें पता है कि क्या हुआ, उन्हें आश्वस्त करते हुए कि अगर उन्हें पता होता कि कौन आ रहा है तो वे इतने असहाय नहीं होते। हालांकि हुआन जोर देकर कहता है कि उसने उन्हें चेतावनी दी थी, सलाह दी कि उन्हें बैठक को रद्द भी कर देना चाहिए था क्योंकि हत्यारा कोई भी नहीं था। ये कहते हुए कि यह चोंग था जिसने चेतावनी पर ध्यान नहीं दिया, चोंग ने उसे बीच में ही रोक दिया, उसे सिगरेट दूर रखने के लिए कहा, दावा किया कि वह सबसे अच्छा जानता था। यह स्पष्ट रूप से उसे गुस्सा दिलाता है। चोंग कहता है कि यह उसके परिवार की एक पारंपरिक आपातकालीन बैठक थी जिसे मनमाने ढंग से रद्द किया जा सकता था। दावा करता है कि इसीलिए उसने 200 मिलियन का भुगतान किया, एक उस आदमी से निपटने के लिए जो अन्य सदस्यों को सचेत किए बिना सावधानी से निपटता था। आदमी एक तरह की बेंत के खिलाफ अपने घुटने को टिकाता है। अपने पैर को छूते हुए वह कहता है कि हत्यारे को संभालने के बजाय उन्हें नुकसान हुआ और अब उसे उसका भी इस्तेमाल करना होगा। इसके साथ ही वह आदमी कहता है कि वह ये सोचने से खुद को रोक नहीं पा रहा है कि ह्यूमन अभी भी कैसे जिंदा है जबकि बाकी सभी गार्ड मर गए। वह आदमी कहता है कि उसने पहले ही समझा दिया था कि हत्यारा अपने नियमों के अनुसार मारता है और वह उनके दायरे में नहीं आता। मुस्कुराते हुए लुमेनिक कहता है कि शायद एक आतंकवादी का नियम दोस्ताना आग से बचना है। जाहिर है इससे ह्यूमन भड़क जाता है। वह उस आदमी को बकवास बंद करने के लिए कहता है और पूछता है कि क्या वे वास्तव में सोचते हैं कि उसने अपने संगठन और माता पिता के सम्मान को खतरे में डाला है। चोंग कहता है कि आपका समर्थन करने के लिए माता पिता का होना अच्छा होगा। अचानक ओजांग का दूसरा सदस्य अपना चश्मा ठीक करता है, अंदर जाने की तैयारी करता है। आदमी पूछता है कि तथाकथित आतंकवादी को संभालने के लिए कौन जिम्मेदार है। आदमी ने आश्वासन दिया कि इस पर सवाल भी नहीं उठाया जाना चाहिए। यह मिस्टर जुनू था। लड़की एक बार फिर बूढ़े आदमी को संदेह से देखती है। क्विनमैन का साथी सीधे अंगरक्षक से पूछता है। आदमी ने तुरंत पुष्टि कर दी, हालांकि वह भी थोड़ा संदिग्ध लगता है। वह कहता है कि वह समझता है और पूछता है कि शांग उनसे क्या चाहता है। सीमित दावा करता है कि उसे पैसे या ऐसी किसी चीज की परवाह नहीं है। वह बस ये सुनिश्चित करना चाहता है कि घटना के बारे में चुप रहे। और अगर कोई पूछता है तो ह्यूमन ने हत्यारे को पहले कभी नहीं देखा है। आदमी समझ नहीं पाता कि ची और गू मामले को क्यों दबाने की कोशिश कर रहे हैं। उसका साथी सिगरेट जलाता है, पूछता है कि क्या वास्तव में वे यही चाहते हैं। चोंग उसे फिर से सिगरेट बुझाने के लिए कहता है, लेकिन जूनो उसके कंधे को छूता है। चौंककर आदमी अपने अंगरक्षक को देखता है जो उसकी जगह पर बोलता है और दोनों को आश्वस्त करता है कि यह पर्याप्त होगा। ओजन प्रतिनिधि कहता है कि उसे सब कुछ पचाने के लिए कुछ समय चाहिए, ये पूछते हुए कि क्या अंगरक्षक भी सिगरेट लेना चाहेगा। लेकिन वह आदमी उसे धन्यवाद देता है और कहता है कि उसने यह आदत छोड़ दी है। हालांकि चोंग मेज पर जोर से पटक देता है और उसका गुस्सा बढ़ता जाता है। वह पूछता है कि क्या वे डरते नहीं हैं। आखिरकार वह जल्द ही नया राष्ट्रपति बन जाएगा और सवाल करता है कि वह बूढ़ा कीड़ा क्या कर रहा है। वह आदमी अपमानों का एक तार जोड़ता है और उस छोटे अंडस्को को उसकी जगह पहचानने को कहता है। खड़े होकर वह कहता है कि उसके बॉस यही कहेंगे और इसीलिए वह उस सीट पर है। अलविदा कहते हुए वह आदमी सीधे बॉडीगार्ड को संबोधित करता है और कहता है कि वे शर्तों से सहमत हैं। सिगरेट का बट फर्श पर फेंकते हुए वह आदमी उनसे कहता है कि अगली बार उनके पास एस्ट्रे हो और हो सके तो एक गीला नैपकिन भी। इसके साथ ही
तीनों कमरे में एकदम सन्नाटे में रह जाते हैं। जंग कुछ सेकंड के लिए चुप रहता है, कुछ भी नहीं कहता या करता है। क्विनमैन कहता है कि वह वास्तव में कुछ और है। आखिरकार उसने केवल अपने शब्दों का उपयोग करके चिंगू के सभी अहंकार को खत्म कर दिया। अपने चश्मे को फिर से ठीक करते हुए वह कहता है कि यही उसकी भूमिका है, क्योंकि जाहिर तौर पर चोंग को यह समझ में नहीं आता कि चीजें कैसे काम करती। शांति से बूढ़ा आदमी दावा करता है कि यह घटना संभवतः राष्ट्रपति पद को जब्त करने के लिए चिनोंग द्वारा एक तख्तापलट की योजना थी। लिफ्ट खुलती है और वे चलना शुरू करते हैं, यह घोषणा करते हुए कि यह आवश्यक है कि वे उस हत्यारे को खोजें जिसने चीनू समूह पर हमला किया था। क्वान ये कहने की कोशिश करता है कि वह आदमी मर चुका है, लेकिन उसका साथी उसे आश्वस्त करता है कि यह सच नहीं है। आखिरकार जुनो मजबूत है, लेकिन कभी लोगों को नहीं मारता। फिलहाल उसने बूढ़े आदमी से पूछा कि क्या उसने अपने संदेह की पुष्टि की है। वह आदमी सभी मोड़ों से और भी हैरान है। वह घोषणा करता है कि यह संभावना नहीं है कि उस आदमी को चोंग ने काम पर रखा था, क्योंकि जुनू ने कई लोगों को खो दिया था। हत्यारे का अंत में केवल इस्तेमाल किया गया था। हाइमन ने बताया कि जब वह उससे मिला तो तथाकथित आतंकवादी ने कहा कि वह लंबे समय से कोरिया नहीं गया है। उसने पूछा कि क्या उन्हें उसे अपने पक्ष में लाने की कोशिश करनी चाहिए। शायद चिएनू को पूरी तरह से खत्म करने में भी कामयाब होना चाहिए। हालांकि बूढ़ा आदमी कहता है कि यह अच्छा होगा, लेकिन फिर भी अगर वे उसे ढूंढ लेते हैं तो उन्हें उसे मार देना चाहिए। वह आदमी पहले की हर बात का मतलब नहीं समझ पाता। फिर भी बूढ़ा आदमी स्वीकार करता है कि उसे जो बात परेशान करती है वह यह है कि चुन ने उसे ये सोचकर बुलाया कि हुआन हत्यारे के लिए उपयुक्त नहीं है, इसलिए अगली बार जब वे मिलेंगे तो उसे उन्हें दिखाना होगा कि बॉस कौन है। जेपल ने माना कि वह ओजाम का सबसे बड़ा प्रशंसक नहीं है, लेकिन फिर भी अपने आदमियों में से किसी को पिटते हुए देखना उसे पसंद नहीं है। वापस अंदर जब कुछ बर्फ के टुकड़े एक कंटेनर में गिर रहे थे, चुंग ने आश्वासन दिया कि एक चीज है जिसमें वह बहुत अच्छा हो गया है। अपने पिता का धन्यवाद करते हुए वह पूछता है कि क्या उनमें से कोई अनुमान लगाना चाहता है। कमरे में अभी भी टूटी हुई कॉफी टेबल थी और दोनों अंगरक्षक निश्चल खड़े थे। गिलास में विस्की डालते हुए आदमी कहता है कि वह कई संकेतों को पहचानने में माहिर है। वह कहता है कि जब उस बूढ़े आदमी ने पूछा कि क्या ताह वाकई मर चुका है, तो कमरे में ऐसा लगा जैसे हर कोई अपनी सांस रोके हुए था। सोफे पर वापस बैठते हुए चोंग कहता है कि उसके अंगरक्षक ने उसे आश्वासन दिया कि उसने अपने चचेरे भाई को खत्म कर दिया है। हालांकि टिगा ने छलांग लगाई और उसके पैर में चोट लग गई। इसके अलावा उसका शव आज तक नहीं मिला है। गिलास को अपने होठों के पास लाते हुए वह एक पल के लिए रुक जाता है। एक भयावह नजर से आदमी सवाल करता है कि क्या ताहा अभी भी जीवित है। जुनो पूछता है कि क्या वह आदमी सुझाव दे रहा है कि उसने पूर्व युवा मास्टर को भागने दिया। बूढ़ा आदमी कहता है कि उसने ही लड़के को हेलीकॉप्टर से गोली मारी थी। जंग कहता है कि अगर उसने अपना काम ठीक से किया होता तो ऐसा करने की जरूरत नहीं पड़ती। अंगरक्षक मानता है कि लड़का उसकी अपेक्षा से ज्यादा मजबूत था। क्रोधित होकर वह अपना गिलास काउंटर पर फेंक देता है। वह कहता है कि अब आगे बढ़ने का समय आ गया है। जाते समय वह व्यक्ति कहता है कि उसकी प्राथमिकता परिषद की बैठक है तथा दावा करता है कि समिति में शामिल होने के लिए उसे उनके वोट जीतने होंगे। मनोरोगी कहता है कि ताहान जीवित है या नहीं। बूढ़ा आदमी उसे धोखा नहीं दे सकता। राष्ट्रपति जानसू से पूछता है कि क्या वह सही नहीं है। बूढ़ा आदमी आश्वासन देता है कि वह अपने वादों से कभी पीछे नहीं हटता। वे हेलीकॉप्टर की ओर छत की ओर बढ़ते हैं। यम्मेन पहले से ही उनका इंतजार कर रहा था। जंग ये देखकर हैरान है कि गार्ड बचने में कामयाब रहा। वह आदमी कहता है कि यह उससे किए गए वादे से अलग है। अपने तबादले पर पुनर्विचार करने के लिए कहता है। वह दावा करता है कि उसने लंबे समय तक चियांगवू परिवार की सेवा की है, इसलिए उसे सिर्फ एक निदेशक का अंगरक्षक बनकर नहीं रखा जाना चाहिए। एनॉय कहता है कि अगर उसे पता होता कि ऐसा होगा तो उसने अपने पूर्व बॉस को कभी धोखा नहीं दिया होता। पागल व्यक्ति पास आता है और पूछता है कि गार्ड को किसने बताया कि उसकी पिटाई हो सकती है। कुछ भी करने से पहले ह्यूमन डीन को देखता है और वह बस अपना सिर नीचे कर लेता है। उसका बॉस उसे आभारी होने के लिए कहता है कि उसके भयानक योगदान के बाद उसे नहीं हटाया गया। फिर भी वह चिल्लाता है, जून सू को बुला रहा हूं। बूढ़ा आदमी उसे अभी शांत रहने के लिए कहता है और कहता है कि वह बाद में उससे संपर्क करेगा। इसके साथ ही हेलीकॉप्टर उड़ान भरने लगता है। ह्यूमेन बस उन्हें देखता रहता है। शहर के कम विकसित इलाके में कहीं मिस यांग सूक का रेस्तरां था। तागा का कहना है कि अब उसे समझ में आ गया है कि ग्रे उसे क्यों पहचान पाया, क्योंकि उसके दिवंगत पिता कंपनी में शोधकर्ता थे। लड़का कहता है कि उसके हाथ के पीछे एक टैटू और चियांगो नरसंहार से जुड़े 20 वर्षीय एशियाई की खोज के साथ ये सब समझ में आता है।
यह आश्वासन देते हुए कि यह इतना बुरा नहीं है। नायक उसकी तारीफ करता है और कहता है कि यह बिल्कुल भी बुरा नहीं था। उसकी दत्तक मां कहती है कि ऐसा लगता है कि उसके पास बहुत खाली समय है। यांग सूक का कहना है कि चिएनबू से किसी के बदला लेने के लिए वापस आने के लिए उसके पास योजनाएं होनी चाहिए, ये कहते हुए कि लड़के को बस बैठकर बातें नहीं करनी चाहिए। ग्रेस को अपना खाना थूकने के लिए मजबूर करते हुए वो पूछता है कि क्या वह उसे व्यस्त रखने के लिए उसे धोखा देगी। उस पल मनोरोगी खुद से बड़बड़ाता है कि गद्दारों को मरना चाहिए। उसका दोस्त माहौल को हल्का करने की कोशिश करता है, लेकिन महिला कहती है कि यह उचित है। वह कहती है कि ऐसा कोई तरीका नहीं है कि एक हत्यारा जिसने अपना जीवन माफिया के लिए जिया हो, वह आसानी से दूसरों पर भरोसा कर सकता है। हालांकि नायक कहता है कि वह बस कुछ मामलों को संभाल रहा था जो आपात स्थिति में अधिक महत्वपूर्ण होंगे। वह महिला से चिंता न करने के लिए कहता है, ये कहते हुए कि चियानगू या ओजांग द्वारा नफरत किया जाने वाला कोई भी व्यक्ति उसका दुश्मन नहीं है। तो टेगा शांति से खाना खाने वापस चला जाता है। वे दोनों समझते हैं कि हत्यारा शायद ये कह रहा है कि अगर उसे धोखा दिया गया तो वह भविष्य में उनकी देखभाल कर सकता है। अचानक वे गुंडेगर्मी की शिकायत करते हुए रेस्तरां में चले आते हैं। उनमें से एक महिला से कहता है कि वह एस बड़ी ई को पूरी तरह चालू कर दे और पूछे कि अगर ग्राहक नहीं रुकते हैं तो वह अपना ब्याज कैसे चुकाएगी। यांग सूक कहती है कि उसने सब कुछ चुका दिया है और पूछती है कि वे फिर से तमाशा क्यों कर रहे हैं। वह ताहा से कहती है कि वह दोपहर के भोजन के बाद वापस आकर सिगरेट पी ले। साथ ही ग्रे को स्कूल भेज देती है। बॉक्सो उसे अकेला छोड़ने के लिए कहता है, यह आश्वासन देते हुए कि वह उन दोनों को कुछ नहीं करेगा। हालांकि वह किसी बात को लेकर भ्रमित और चिढ़ा हुआ लगता है। वह कहता है कि उसने उस लड़के को वहां कभी नहीं देखा और सवाल करता है कि कोई ऐसी जगह पर कैसे खाना खा सकता है। दूसरी ओर नायक मूली किमची के आकार को देखकर हैरान है। क्रोधित होकर वह आदमी पूछता है कि क्या बच्चा भोजन से घुट रहा है या कुछ और। खड़े होकर ग्रे महिला से कहता है कि वह स्कूल जा रहा है। वह पीछे की ओर देखते हुए निकास की ओर जाता है। उसे याद आता है कि उसने अपने दोस्त से उसकी मांगों को सुनने से पहले कुछ वादा करने के लिए कहा था। वह ताहा से कहता है कि वह हत्या न करे या ऐसा कुछ न करे। उससे विनती करता है कि वह पड़ोसियों को एक दूसरे के खिलाफ न करे। नायक पूछता है कि क्या लड़का सोचता है कि वह लोगों के पीछे बेतहाशा भाग जाएगा, लेकिन ग्रे कहता है कि उसने बिल्कुल यही किया। विषय पर लौटते हुए लड़का पूछता है कि उसका अनुरोध क्या है। उसका दोस्त उसे याद दिलाता है कि जंगसियों का तीसरा जिला शेनु और ओजांग के बीच गतिरोध में है। जब ये विवाद वास्तव में एक स्थानीय गिरोह याबेरी की बदौलत अराजकता में बदलने वाले थे तो लड़ाई रोक दी गई थी। हालांकि ताहा पूछता है कि क्या एक छोटा गिरोह वास्तव में शेनु और ओजान के बीच सत्ता संघर्ष को रोकने में कामयाब रहा। ग्रे ने दोहराया कि याबरी ने सभी की सुरक्षा सुनिश्चित की है। हालांकि वे एक हाउसिंग कोऑपरेटिव बनाने के लिए इमारतें भी खरीद रहे हैं ताकि वे भविष्य के मामलों में बातचीत कर सकें। नायक ने कहा कि ऐसा लगता है कि वह इससे असहमत है। वह कहता है कि अगर समाधान के साथ समझौता होता तो यह पहले ही हो चुका होता, यह बताते हुए कि मेयर ओजांग के समर्थन से चुना गया था। इसके अलावा यांगबुक ने बॉस से बात करने की कोशिश की, लेकिन जाहिर तौर पर वह टीहा से अपनी ओर से बात करने के लिए कहने के लिए उसके समय के लायक नहीं है। हालांकि वह किसी को मार नहीं सकता था या अपरिवर्तनीय रूप से नुकसान नहीं पहुंचा सकता था। नायक स्वीकार करता है कि उसके विचार में वे आम ठगों से ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन वे अपराध के नेताओं को पीछे हटाने में सक्षम थे। वह बस महिला को धन्यवाद देते हुए खड़ा हो जाता है। बॉक्सू परेशान होकर पूछता है कि क्या वह वास्तव में उसे अनदेखा करने जा रहा है। वह बदमाश के पीछे जाने की कोशिश करता है, लेकिन यांग सुक उसके सामने कदम रखता है। महिला कहती है कि उसने पहले ही उसे अपने ग्राहकों को न छूने के लिए कहा था। उसने कहा कि उसने पहले ही भुगतान कर दिया है और पूछ रही है कि बदसूरत आदमी वहां क्या कर रहा है। लड़का उसे थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठाता है और पूछता है कि वह किसे बदसूरत कह रही है, लेकिन ताहा एक कटोरे का उपयोग करके थप्पड़ को रोक देता है। इसलिए ग्रे के दुकान से दूर जाने से पहले ही वे तीनों दरवाजे से उड़कर निकल जाते हैं। नायक उनके ठीक पीछे चलता है। लड़के को विश्वास नहीं हो रहा था कि पागल ने 10 सेकंड से भी कम समय में ये सब कर दिया। जमीन पर डरे हुए बॉक्सू पूछता है कि क्या वह बदमाश जानता भी है कि वह कौन है। जैसे ही वह आदमियों के पास जाता है, वह मन ही मन स्वीकार करता है कि उसके बदला लेने के लिए 30 बड़ी योजनाएं हैं। सारी योजनाएं बनाने के बाद भी कुछ हिस्से अभी भी अनिश्चित थे। आखिरकार उसने यह नहीं सोचा था कि उसका असली दुश्मन चोंग होगा। इस वजह से वह इसे एक विफलता मानता है, लेकिन कहता है कि वह भविष्य के लिए अपनी योजना का अनुमान लगाने में सक्षम हो सकता है। चूंकि वह जीन परिवार की वंशावली से है,
इसलिए उसे अभी भी बोर्ड द्वारा अध्यक्ष चुने जाने की आवश्यकता होगी। इसलिए वह बोर्ड को उत्तेजित करने के लिए जांगजू जिले के विकास का उपयोग करेगा। अपराधियों से उसे अपने बॉस के पास ले जाने के लिए कहेगा। जब वे पूछते हैं कि क्या लड़का पागल है, तो सड़क के उस पार से एक लड़की पूछती है कि वह कौन है। सिरी पूछती है कि क्या वह उसके गिरोह के खिलाफ अकेले ही युद्ध शुरू करना चाहता है। हालांकि टंका ने नकारात्मक जवाब दिया। उसने शांति से एक सिगरेट पकड़ी और उसे जलाया और कहा कि वह केवल बात करने के लिए वहां है। सिरी ने पूछा कि उसका क्या मतलब है और कहा कि जब वह ऐसा कुछ कह रहा है तो उसके आदमी जमीन पर पड़े हों, तो वह इस पर विश्वास नहीं कर सकती। हालांकि नायक बस उनकी ओर देखता है, स्थिति को समझता है। लड़का माफी मांगता है और कहता है कि वे उसकी बात सुनने में दिलचस्पी नहीं रखते हैं, इसलिए वह भी ऐसे लोगों से बात नहीं करना चाहता। ऊपर देखते हुए टाई को एहसास होता है कि इस तरह से वे दोनों पक्षों को पीछे हटाने में कामयाब रहे। सभी इमारतों में फैले हथियारबंद लोगों के साथ वह कहता है कि अगर ये लोग पूरे शहर पर कब्जा कर लेते हैं तो जानगियों का तीसरा जिला इन सशस्त्र बलों का आधार बन जाएगा। इसके अलावा अगर उनमें से कोई भी अधिकारी हुआ करता था तो यह निश्चित है कि उनके पास बहुत ही कुशल प्रणाली है। वह सोचता है कि क्या कोरिया खुद को इसी तरह तैयार करता है। लड़की कहती है कि वह उसके आखिरी शब्द सुन सकती है, उसे संक्षिप्त रहने के लिए कहती है, उसे ओजांग या चियांगों का कमीना कहती है। जाहिर है इससे वह आदमी पागल हो जाता है, लेकिन इससे पहले कि वह एक भी कदम उठा पाता, एक गोली उसके सामने डामर से टकराती है। सूरी उसे बताती है कि वह बताए कि वह कहां से है, जब तक कि वह पूरे छेद में नहीं जाना चाहता। लड़की कहती है कि उसे जल्दी करना चाहिए। हालांकि इससे हत्यारे को और भी ज्यादा चिढ़ होती है। अपनी मुट्ठी भींचते हुए वह कहता है कि उसे पता था कि ये दिन आएगा, ये कहते हुए कि उसे विश्वास नहीं हो रहा है कि ये दिन इतने घिनौने तरीके से सामने आएगा। उसके गार्ड उसे चेतावनी देते हैं कि यह खतरनाक है, पूछते हैं कि क्या उन्हें उसे मार देना चाहिए। वह जल्दी से होरोन नाम के किसी व्यक्ति को बुलाती है। उसका अधीनस्थ इमारत से कूद जाता है और नायक के सामने तेजी से उतरता है। वह आदमी बहुत बड़ा था, जिसे सचमुच टैंक के नाम से जाना जाता था। वह आदमी स्थिर खड़ा है और बच्चे को घूर रहा है। लेकिन उम्मीदों के विपरीत टी ने गार्ड को बस एक तरफ हटने के लिए कहा। वह आदमी वहीं खड़ा है और बिना हिले डुले घूर रहा है। हालांकि अप्रत्याशित रूप से वह नायक के आदेश के अनुसार करता है, जिससे सूरी गार्ड के व्यवहार से पूरी तरह से भ्रमित हो जाती है। लड़की पूछती है कि वह उसके साथ इस तरह कैसे विश्वासघात कर सकता है, जबकि उसके अन्य अधीनस्थ भागकर आते हैं। आश्चर्यजनक रूप से हत्यारा बस उस मिल्कशेक को पकड़ लेता है जिसे वह पी रही थी। इसे फेंकते हुए वह कहता है कि यह कोई नहीं है या कुछ भी नहीं है। वह योजना के अनुसार चलती है। यह स्पष्ट रूप से उसे भ्रमित कर देता है, उसे नहीं पता कि अभी क्या हुआ है। वह इमारत की ओर देखते हुए उसके चेहरे के करीब जाता है, उसके कान में कुछ कहता है। वह इस बात से भ्रमित और डरी हुई है कि चीजें कैसे बदल रही हैं। दूर जाते हुए नायक कहता है कि किसी भी तरह से वे उसके समय के लायक नहीं लगते। लड़की अभी भी लकवाग्रस्त थी, जबकि उसके आदमी पूछते हैं कि क्या उन्हें उसके पीछे नहीं जाना चाहिए। हालांकि वह शांति से वारन के पास जाती है। आदमी ने स्वीकार किया कि उसे नायक से किसी भी तरह का खतरा महसूस नहीं हुआ। लड़की पूछती है कि क्या इसीलिए उसने उस पागल को उसके इतने करीब आने दिया, ये कहते हुए कि उसका गिरोह वास्तव में एकजुट है। मुस्कुराते हुए लड़का पूछता है कि क्या उसने भी ऐसा महसूस किया, यह दावा करते हुए कि वह भी इसे महसूस करने में सक्षम था, ये कहते हुए कि युद्ध को बहुत समय हो गया है, इतना समय कि वह भूल गया है कि किसी वास्तविक चीज को देखना कैसा होता है। बाद में अभी भी महिला के रेस्तरां में वे दरवाजे को वापस अपनी जगह पर फिट करने के लिए काम कर रहे थे। ग्रे अपने साथी से इसे स्थिर रखने के लिए कहता है, जबकि वह इसे पेंच करता है। वे रेस्तरां के प्रवेश द्वार को ठीक करते हैं। दोनों ने घोषणा की कि यह सब हो गया है, ये कहते हुए कि अब दरवाजा ठीक से बंद हो गया है। जबकि यांगोक पूछता है कि क्या उसे यकीन है कि उसने इसे ठीक से ठीक किया है। ग्रे उसे आश्वस्त करता है कि उसने ठीक किया है और उससे कुछ खाना देने की भीख मांगता है। बेशक वह ताला को डांटती है, कहती है कि अगर उसने फिर से कुछ तोड़ा तो वह उसे वहां से बाहर निकाल देगी। वह अभी भी उसे डांट रही थी क्योंकि दरवाजा महंगा था, लेकिन फिर सूरी प्रकट होता है और इसे फिर से तोड़ देता है। लड़की पूछती है, उस दरवाजे में क्या खराबी है। याउक सुक को गले लगाते हुए वह बदमाश कहता है कि उसे उसकी याद आती है और पूछता है कि वह कैसी है। लड़की के गाल खींचते हुए महिला पूछती है कि ये अपराधी उसके दरवाजे पर सुबह की रोशनी कब आने देंगे। ये देखकर नायक सोचता है कि लड़की उस दिन की तुलना में पूरी तरह से अलग है। एक बार फिर कोई दरवाजा ठीक करता है। दरवाजा ठीक करने के अलावा
शेरी कहती है कि उसने सुना कि पिछली बार बॉक्सू ने महिला पर हाथ रखा था। माफी मांगते हुए वह कहती है कि उसने ये सुनिश्चित करने के लिए उसकी सभी उंगलियां तोड़ दी कि वह फिर कभी ऐसा कुछ न करे।